महापंचायत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं धर्मपाल सिंह जी, जो पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मंत्री हैं। संजय गंगवार साहब गन्ना राज्य मंत्री हैं और इसी मंडल से आते हैं। बहुत मौजूद सवाल भी इनसे है। धर्मपाल सिंह जी, पहला सवाल तो ये है, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से आप हैं, बहुत इस समय चर्चा में है मदरसों का जो सर्वे है उसको लेकर, मदरसों के सर्वे को लेकर जो गैर मान्यता प्राप्त हैं ओवैसी कह रहे हैं कि ये एनआरसी का दूसरा रूप है। और आपका या आपकी सरकार का इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, शिक्षा प्राप्त करना सबका मौलिक अधिकार है। मदरसों के बारे में जहां आपने एबीपी गंगा मंच पर महापंचायत में चर्चा की है, अच्छा विषय उठाया है। ओबी साहब जो कह रहे हैं वो कॉन्वेंट के पढ़े, मदरसे के पढ़े हुए नहीं है। मदरसे में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं अथवा नहीं, बच्चों के बैठने के संसाधन हैं अथवा नहीं, पानी पीने इत्यादि, शौच इत्यादि की व्यवस्था ठीक ठाक है अथवा नहीं। अब इसमें कुछ मौलवी लोगों के, ऐसे लोगों के दर्द हो रहा है पेट में कि मदरसों की सर्वे हम क्यों करा रहे हैं। सर्वे एक अच्छी शिक्षा के लिए सर्वे करा रहे हैं। अब इसमें घबराहट यदि किसी को हो रही है तो वो लोग हैं मुसलमान होते हुए जो मुस्लिम समाज के विरोधी हैं। मैंने कहा था अल्पसंख्यक मुसलमान, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग मदरसों में गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। और हम ये सर्वे इसलिए और करा रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहरनिश इस भावना को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। हम इसलिए मदरसा की सर्वे करा रहे हैं। आपने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा के मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका मानदेय मिल नहीं रहा है। एचआरडी कहता है अल्पसंख्यक के पास जाओ, अल्पसंख्यक विभाग कहता है कि एचआरडी के पास जाओ। हम इसलिए ही सर्वे करा रहे हैं। अब हम सर्वे के पीछे हमारी मंशा अच्छी शिक्षा की है। मदरसों में अरबी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, फारसी पढ़ें, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन हम मदरसे में पढ़ने वाले छात्र को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। उनको हम इसके साथ साथ, उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें हिंदी पढ़वाना चाहते हैं, हम उन्हें मैथ पढ़वाना चाहते हैं, हम उन्हें अंग्रेजी पढ़वाना चाहते हैं, हम उन्हें विज्ञान पढ़वाना चाहते हैं, हम उन्हें सामाजिक विषय पढ़वाना चाहते हैं। हम मुख्य धारा से जोड़कर, हम उन्हें मजदूरी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे हजूर होंगे। हम इसलिए सर्वे करवा रहे हैं। धर्मपाल जी, एक सवाल है कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है असम, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकी पैदा हो रहे हैं, आतंकवाद पैदा हो रहा है। और ऐसे 27 दिन के अंदर 3 मदरसों पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो क्या प्रदेश में भी ऐसी चीजें आपको मिली हैं सामने? आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं? हम मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्र सेवा से, राष्ट्रभक्ति से जोड़ना चाहते हैं। हम उनको देशभक्त बनाना चाहते हैं। आपने कल्पना की होगी अभी जो दंगे हुए थे, झगड़े हुए थे, मंदिर में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद व्यक्ति प्रसाद बांटते, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद व्यक्ति ज़कात करते, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एक पत्थरबाजी होगी और उस पत्थरबाजी में मदरसों के छात्र होंगे, तो बात तो गंभीर है। हम इनको मुख्य धारा से जोड़कर हम नक्सलवादी और आतंकवादी न बनाकर हम देशभक्त और राष्ट्रभक्त बनाएंगे, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। आपको लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मदरसों में आतंकवाद पनप रहा है,
जो कानपुर में घटना हुई जिसमें आपने जिक्र किया कि पत्थरबाजी हुई, मदरसों के छात्र उसमें गिरफ्तार किए गए, तो आप मानते हैं कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां फल फूल रही हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो है ही, और इसके लिए हमने मदरसों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया था। आप मानते हैं कि ऐसी गतिविधियां हैं जैसा आपने कहा अभी कि हाँ कुछ तो है? अभी हमने कहा यदि कहीं पर ये पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं कुछ तो है। अब इसके लिए हमने कहा नहीं आपसे कि हम इसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। हमने कहा कि अभी हम जब अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दे रहे थे, लैपटॉप दे रहे थे, तो उसमें एक आदमी लैपटॉप लेने आया। तो हमने कहा तुम किसका लैपटॉप लोगे, तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? उसने कहा कि मैं ही छात्र हूं। अब छात्रों की जगह, बच्चों की जगह आदमी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं, इसलिए हम मदरसा शिक्षा में जो बेसिक शिक्षा के नियम है हम उनको लागू करेंगे। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है, हम उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे अगर मदरसे होंगे उन पर बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर असम पहुंच गया, आप मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, बुलडोजर यहां चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, बुलडोजर जहां चलता है पहले नोटिस दिए जाते हैं, जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चलता, जवाब भी मांगे जाते हैं। और कोई किसी आतंकवादी ने किसी की अच्छे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो बाबा का बुलडोजर निश्चित चलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। एक सवाल, चूंकि आप पशुधन मंत्रालय से संबंधित भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इस बार एक नारा लगा था जो सांड को लाए हैं उनको हम भगाएंगे, लेकिन वो खुद ही भाग गए, जनता ने उन्हें भगा दिया और सांड वालों को ही सत्ता में ला दिया। तो ऐसे में जो आवारा पशु न कहें, हम बेसहारा पशु कहें, उन बेसहारा पशुओं के लिए पशुधन मंत्री क्या करेंगे? एक बड़ी चुनौती है। 22 में तो आप लोग किसी तरह से पार हो गए, 24 में बड़ी चुनौती है आपके सामने। मित्र, किसी तरह से नहीं, जनादेश से, जनता के आदेश से, किसी तरह से नहीं। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तरीके से बेबाकी से एपीपी गंगा को जवाब दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक धरोहर है, उस धरोहर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में शासन को स्थापित और चलाने का काम कर रही है। ठीक इसी तरीके से जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में मैं सच बता रहा हूं, कुछ ऐसे लोग जो गौशालाओं से गायों को निकालकर प्राइमरी स्कूलों में भर देते थे, मार करके नहरों में डाल देते थे, माहौल खराब करने को, और चुनाव में और तो और हमारे ही 5 बीघा गेहूं गायों को, छुट्टा पशुओं को चरा दिए कि मंत्री जी की गैया इन्हीं के खेत में करो। तो इस तरीके से जो माहौल खराब करने वाले लोग थे, अब हम निराश्रित गायों को गौ आश्रय स्थल दे रहे हैं। अब हम बड़ी बड़ी गौशाला बनाएंगे, 30 एकड़ में गौशाला बनाएंगे, 25 एकड़ में गौशाला बनाएंगे, 8 करोड़ और 7 करोड़ 15 करोड़ की गौशाला बनाएंगे। इसमें 3000 से 4000 गायें रहेंगी। हम इसमें सीएनजी उत्पादित करेंगे। हम किसान का, पशुपालक का 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदने का काम करेंगे। हम गौ उत्पादन से तमाम चीजें अब आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाएंगे। अब जो आपने जो प्रश्न किया है, हमारी अभी इस समय दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में एक कोरोना की तरह भयंकर रोग आ गया है, लंपी स्किन डिजीज, LSD। इससे पशु प्रभावित हो रहे हैं। हमारी इच्छा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश थे, हम 2022 तक ये छुट्टा पशु जिनको अब निराश्रित गौवंश है, इसको हम गौआश्रय स्थल में पहुंचाकर किसानों के खेतों में, सड़कों पर और शहरों में समस्या का सबब नहीं बनता। और 2022 के बाद जो पशुपालक दूध देने के बाद अपनी गाय छोड़ते हैं, ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सरकार ने पशु क्रूरता अधिनियम बना दिया है
और उसमें हम पशुओं की हमने सर्वे करा लिए, टैग कान में है और उससे टैग से पता लग जाएगा ये गाय किसकी है। तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत थाने में मुकदमा दर्ज होगा, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी होगा। हम ये कानून बना रहे हैं ताकि कोई भी पशुपालक दूध देने के बाद गाय को न छोड़े। मंत्री जी, एक सवाल है जो नील गाय से लेकर संबंधित है। बहुत सारे ग्रामीण समाज के लोग एबीपी गंगा को फोन करते हैं, कहते हैं कि मंत्री जी लोग तो सुन नहीं रहे हैं, विधायक कोई सुन नहीं रहा है, कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या, हमारी जो फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो ये जो आप किसानों की बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं और चारागाहों की बात करते हैं, ऐसे में कोई ठोस, मैं फिर कह रहा हूं, कोई ठोस ऐसा नियम, कानून, व्यवस्था जो एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों को और जनता को आप बता सकें। मैं एबीपी गंगा को बहुत बधाई इस बात की देता हूं। आपने जो अपना पीछे का पर्दा बनाया, परिदृश्य, ये लहलाती फसल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मेरे पास जो विभाग है, पशुपालन विभाग, ये कृषि सेक्टर का विभाग है। पहले जिसके पास गाय होती थी, धन की संपत्ति की बात, राजा, वो राजा श्रेष्ठ और धन संपदा वाला माना जाता था जिसके पास गाय है, घोड़े हैं, हाथी हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और ये रतन इत्यादि तो बाद में आता था। तो ऐसे ही हम ठीक पशुधन को श्रेष्ठता में लाकर, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर, ये इस तरीके से गायों की समस्या को निश्चित से दूर करने का काम करेंगे। और उन किसानों को आपके इस मंच के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से सावधान करना चाहते हैं कि दूध देने के बाद गायों को ना छोड़ें, उन्हें पालने का काम करें। और आपके इस मंच से एक संदेश मैं और देना चाहता हूं, क्योंकि कोविड से अभी बचे हैं, कोविड की शंका है, बूस्टर डोज लगवा ही रहे हैं, लेकिन अब यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो गौ आधारित खेती करनी पड़ेगी। और जो पशुपालक गाय को पशु देने, दूध देने के बाद छोड़ रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हर पशुपालक के पास, हर परिवार में एक देसी गाय और तुलसी का पौधा होना चाहिए। देसी गाय का दूध अमृत है, देसी गाय का दूध अमृत है अन्य गायों की तुलना में। इसलिए हमको देसी गाय का हम सरकार भी संरक्षण करेगी। और समाज से भी मैं अपील करता हूं, देसी गाय पालें, परिवार में तुलसी का पौधा लगाएं, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धर्मपाल सिंह जी, आपकी ट्रेन भी है और आपको जाना है, जैसा कि आपने कहा कि मेरे पास 5 मिनट है। आपने अल्पसंख्यक विभाग की बातों को भी रखा और पशुधन विभाग की भी बातों को रखा। जनता के बीच में जो आवाज है, उस आवाज को हमने आपके माध्यम से सबके सामने रखने की कोशिश की। संजय गंगवार साहब हैं गन्ना राज्य मंत्री और गन्ना भी पशु चर ले जा रहे हैं, तो गन्ना का भुगतान, गन्ना पशु चर रहे हैं, इनसे भी सवाल जारी रखेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपकी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, इसलिए ये सवाल जवाब आपका बस इतना ही है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा महापंचायत में संजय गंगवार साहब, गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, और संजय सिंह गंगवार साहब जो हैं पीलीभीत से हैं, गन्ना बेल्ट से हैं। और ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि पीलीभीत के ही बहुत सारे समाजवादी पार्टी के विधायक यहां आए और उनका ये कहना था कि गन्ना मंत्री के जिले में ही गन्ना किसानों का गन्ना का पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एबीपी गंगा की इस महापंचायत के इस कार्यक्रम को आपने हमारे रोलखंड में रखा, मैं पूरी टीम को, पूरे एबीपी परिवार को बधाई दूंगा। दूसरे, जहां तक आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के विधायक, हमारे जनपद पीलीभीत में कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं है। मंडल की बात कर रहा हूं। जहां तक मंडल की मैं बात करूं, हमारे पीलीभीत में मिले ऐसी हैं
कि जिनके 100% पेमेंट भी हो गए हैं, और जितना गन्ने का भुगतान 2017 से लेकर के 2022 और 2022 से लेकर के अब तक हुआ, उतना भुगतान पिछले 2017 से पहले 12 से 17 और 7 से 12 दोनों का अगर मिला लेंगे तो उतना भुगतान नहीं होगा। अच्छा, आपके जो सांसद हैं वरुण गांधी साहब, वही आरोप लगाते हैं कि गन्ना किसान जो है दुखी हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके आरोप पर क्या कहें? इसके लिए उनके बयान को हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, वो मेरे उसका विषय नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में हम लगभग 85% से ज्यादा गन्ने का भुगतान कर चुके हैं, जो पिछली सरकारों में इतना भुगतान नहीं हुआ। क्या वरुण गांधी जी का मन नहीं लग रहा है क्या पार्टी में, इस तरह का बयान दे रहे हैं? और वरुण गांधी जी का मन तो वरुण गांधी जी जाने, उनका मन मैं कैसे पढ़ सकता हूं। अच्छा, अगर इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान आएगा तो 24 में रिजल्ट क्या रहने वाला है? 80 का 80 लक्ष्य है आप लोगों का? 24 में परम पूज्य प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। ऐसी कौन सी रणनीति आप बना रहे हैं बरेली मंडल के लिए? देखिए, बरेली मंडल के लिए बहुत कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी की 2017 से लेकर 2022 वाली जो हमारी सरकार थी। मैं अपने जनपद की बात करूं, पीलीभीत जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज हमारे यहां बन रहा है। पीलीभीत में 2017 से पहले का पीलीभीत और 2017 के बाद का पीलीभीत, यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सब लोग, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है और पीलीभीत को लगभग लोग जानते हैं। बहुत फर्क है, बहुत बदलाव है, नौजवानों के हित में भी काम हुआ। और जहां तक मैं बरेली की बात करूं, पूरे बरेली जनपद की, पूरे अपने बरेली कमिश्नरी की, तो कोई ऐसा जनपद नहीं है कि जिस जनपद में काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पहले चौपले पे कितना जाम होता था, फ्लाईओवर नाम की बरेली में कोई चीज नहीं थी, लेकिन 2017 से 22 के बीच में बरेली के अंदर फ्लाईओवर हैं, जाम की स्थिति भी लगभग खत्म है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की बहुत अच्छी है। और कभी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जब चर्चा कहीं आती थी, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर, तो उत्तर प्रदेश को दूसरे ढंग से लोग परिभाषित करते थे। आज उत्तर प्रदेश का जब जिक्र आता है तो देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश की चर्चा होती है। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है, उद्योगपति आ रहे हैं जो उद्योगपति पलायन कर चुके थे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक सवाल, राज्य मंत्री हैं आप, राज्य मंत्रियों को लेकर है कि राज्य मंत्रियों को काम नहीं दिया गया। बहुत सारे राज्य मंत्री अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर बगावत है, तो इस तरह की बातें क्या है? नहीं, हमारा मंत्रिपरिषद एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मेरे विभाग में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कैबिनेट मंत्री माननीय चौधरी साहब ने मुझे काम भी दिया हुआ है और पूरी तरह से हम लोग मिलके दोनों भाई मिलकर के काम कर रहे हैं आप लोग। तो पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें आपके अपने विभाग के लिहाज से, तो ऐसी कौन सी नई योजना है जो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए आप लोग लेकर आ रहे हैं, जो आप लोगों ने प्रस्तावित की हुई है, अपना पूरा दिमाग लगाया हुआ है इन सब? देखिए, चाहे डॉक्टर हो, उसके पास डॉक्टरी का प्रमाण पत्र होता। सोसाइटी किसान की सोसाइटियां हैं, जो गन्ने की सोसाइटियां होती है वो किसान की सोसाइटियां हैं। किसान को ये नहीं पता था उनको कि हमारा इसमें कितना अंश है। हमने
उत्तर प्रदेश के किसानों, गन्ना किसानों के लिए अंश प्रमाण पत्र वितरण किया और 45 लाख गन्ना किसानों को हमने 100 दिन में अंश प्रमाण पत्र दिया। आज उनको लगता है कि ये गन्ने की सोसाइटी मेरी है, ये चीनी मिल मेरी है। तो कोई नई चीज बताइए जो। तो ये नई चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ प्रदेश में। अच्छा। गन्ना किसानों को जो हम लोगों ने अंश प्रमाण पत्र दिया, गन्ने की नई हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए, हम लोगों ने समूह, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का भी काम किया और उनसे गन्ने की बट, जो उसका पेड़, गन्ने का पौधा है, उस पौधे को बट उसकी बना करके और गन्ने किसानों को देने का काम भी किया है। और हमारे पिछले कार्यकाल में 2017 से लेकर 22 तक। अच्छा, हम लोग बरेली में बैठे हैं, बरेली के झुमके की बात होती है। झुमका इन्हें मतलब एक जो औद्योगिक प्रतीक है यहाँ से, जो भी चीजें, तो औद्योगिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुछ विकास की बातें यहाँ की गई हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो विकास हो नहीं पाया है। विपक्ष का क्या कहना है वो विपक्ष जाने, लेकिन बरेली में एयरपोर्ट अगर आज है तो वो परम पूज्य मोदी जी और परम पूज्य योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। एक बड़ा काम मैं आपको गिना रहा हूं। बरेली पहले एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन बरेली में एयरपोर्ट है तो परम पूज्य योगी जी और मोदी जी की वजह से। जो नए अध्यक्ष को अभी आपने देखा, अभी अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी आए थे, तो वो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, किसान नाराज थे जैसा कि कहा गया, और जिसको लेकर आप लोगों के बीच में बहुत हलचल थी कि 22 का रिजल्ट खराब होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जो अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उस जल्दबाजी में क्या भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया, इसका फायदा मिलेगा? आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा मुद्दा है भी या नहीं है? पहली बात तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता है और हम सब पार्टी में कार्यकर्ता हैं। माननीय भूपेंद्र जी हमारे अध्यक्ष हैं और 2022 के आम विधानसभा चुनाव में पश्चिम से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह किसानों ने, नौजवानों ने, माता बहनों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोगों ने पुनः बनाई। और यही उम्मीद आप कर रहे हैं कि जो लक्ष्य 80 रखा गया है उसका संधान भी होगा और सबका विश्वास और सबका विकास की जो बात आप लोग कर रहे हैं उसका असर पड़ेगा और सीटें सभी जीत जाएंगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। अगर राम को आवाज दिया तो रहीम को भी आवाज दिया। अगर बिजली मनोज के घर पे आ रही है तो बिजली करीम के घर पे भी आ रही है। बिजली की फ्री कनेक्शन दोनों जगह दिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र पे हम लोगों ने काम किया और 80 की 80 लोकसभा सीटें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और परम पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के सबके प्रयास से झोली में आएगी। फिर से हम लोग पुनः जीत के सरकार बनाने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह गंगवार साहब, आपका, आपने एबीपी गंगा को समय दिया। तो एबीपी गंगा महापंचायत बरेली में बस इतना ही। संजय सिंह गंगवार को आप सुन रहे थे, जो गन्ना राज्य मंत्री हैं। बहुत विश्वास के साथ अपनी बातों को इन्होंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप एबीपी गंगा परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।